नमस्कार दोस्तों, जीडी इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आईएल्टीएस की बेस्ट कोचिंग के लिए हमेशा जीडी इन्फोटेक को याद रखें। जो हमारे ऑफिसेज हैं वो सरहंद, अमलोह और खन्ना में हैं। तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी सीट जो है बुक करें और जल्दी से जल्दी अपने आईएल्टीएस का जो स्कोर है वो अचीव करें, बैंड स्कोर अचीव करें। अगर आपका बैंड स्कोर नहीं आ रहा तो हमसे एक बार डिस्कस जरूर करें और डिस्कस करने के बाद हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। तो आज जो है हम ऑनलाइन सीरीज में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को जो है शुरू करने जा रहे हैं। आईएल्टीएस रीडिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि अगर मेजर एक्सपेक्टेशन है किसी क्वेश्चंस की तो वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की है, और इसकी अनदर फॉर्म जो है वो यस नो और नॉट गिवन भी है। तो कभी कभी तो एग्जाम में 7 ट्रू फॉल्स और 7 जो है यस नो में पूछे जाते क्वेश्चंस हैं। तो इट मींस आपके 14 क्वेश्चंस अगर इसी कंसेप्ट में से आ गए और आपकी उसमें मास्टरी है तो आपको 6 बैंड लेने में जो है कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आज मैं ट्रू फॉल्स की जो है ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हो इसे अच्छी तरह से समझोगे और लॉजिकली से करोगे। स्टूडेंट मोस्टली प्रॉब्लम क्या है रीडिंग में कि स्टूडेंट जो है वो सही तरीके से अपने क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पाता और लाइन टू लाइन उसको जो है मैच करने की कोशिश करता है पैराग्राफ से, और उसी कारण जो है उसका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन ये टेक्निक बिल्कुल गलत है। तो आज जो है मैं पहले थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद सेशन लगाऊंगा 20 क्वेश्चंस का, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं नीचे और हमने टेक्स्ट में से उसे फाइंड करके बताना होता है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन की फॉर्म में, क्या वो ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं इसे डिफाइन कर दूं कि ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है और नॉट गिवन क्या है। सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन लगा सकते हो। तो ट्रू क्या है, आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी होगी, उसको आपने ध्यान से फ्रेम करना है पहले माइंड में कि मैंने ढूंढना क्या है, उसका सेंटर पॉइंट देखना है कि मैंने ढूंढना क्या है। अगर आप सेंटर पॉइंट नहीं ढूंढ पाए तो आप ट्रू फॉल्स कभी भी सही नहीं कर सकते। तो पहले तो अपने सेंटर पॉइंट देखना है, उसके बाद टेक्स्ट रीड करना है, और अगर आपका जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, वो टेक्स्ट दिए हुए पैराग्राफ से मैच कर जाती है। मैच का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि कुछ वर्ड्स मैच कर गए, उसका जो मीनिंग है वो सेम चाहिए। अगर उसका मीनिंग सेम निकला तो आपका जो आंसर है वो ट्रू आएगा। और उसके बाद जो है फॉल्स। अभी अब आपने देखा कि टेक्स्ट जो है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो आपने क्वेश्चन को नेगेटिव फॉर्म में बनाना है। क्वेश्चन को आप नेगेटिव कीजिए, उसे कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए और फिर टेक्स्ट को देखिए कि क्या वो टेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट करके क्वेश्चन को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करके वो क्वेश्चन जो है टेक्स्ट मैच कर रहा है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। और अगर दोनों ही कंडीशंस नहीं हैं तो थर्ड जो ऑप्शन है वो नॉट गिवन का है। तो ये मत सोचना कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, कभी कभी वर्ड्स भी दिए होते हैं लेकिन फिर भी आंसर नॉट गिवन आता है। आगे जाके मैं ये सेशन शुरू करूंगा तो आपसे क्लियर करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपने यही मेथड अडॉप्ट करना है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका सेंटर पॉइंट देखना है और वो सेंटर पॉइंट को मैच करना है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो ट्रू होगा। फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके क्वेश्चन को मैच करना है, अगर फिर कॉन्ट्राडिक्ट इंफॉर्मेशन मैच कर गई तो वो फॉल्स होगा, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट इंफॉर्मेशन भी मैच नहीं करती तो हम आंसर को नॉट गिवन में लगा देंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नेक्स्ट सेशन जो है वो बहुत बढ़िया जाएंगे और आप लोग जो हो ट्रू फॉल्स में मास्टर हो जाओगे, ये मेरा दावा है। थैंक यू स्टूडेंट। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्क हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को माइंड में फ्रेम करना होता है कि हमने ढूंढना क्या है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कॉर्क है वो थिकेस्ट है, तो हम जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमने ये देखना है कि क्या वो थिकेस्ट है
अगर तो वो थिकेस्ट है तो हम उसे ट्रू लगाएंगे। थिकेस्ट का मतलब है कि इससे ज़्यादा थिक हो नहीं सकता ट्री, ये सबसे ज़्यादा जो है थिकेस्ट है। तो अब अगर हमें टेक्स्ट में थिकेस्ट मिलता है, मतलब अगर कंपैरिजन मिलता है कि ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट है, तो हम इसे ट्रू लगाएंगे। अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी कि ये थिकेस्ट नहीं है या कोई और ट्री थिकेस्ट है, ये नहीं है, तो इसे नेगेटिव करेंगे, नॉट थिकेस्ट। और अगर नॉट भी थिकेस्ट नहीं फिट होता तो हम उसे नॉट गिवन में डालेंगे। अब मैं ये टेक्स्ट पढ़ने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन है, द कॉर्क हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। तो हमने ये देखना है कि क्या कॉर्क ओएक जो है वो थिकेस्ट है या नहीं है। अब लाइंस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, द थिक बार्क ऑफ कॉर्क ओएक ट्री एज ए रिमार्केबल मटीरियल एंड इट्स बार्क ग्रोज अप टू 20 सेंटीमीटर इन थिकनेस। जो टेक्स्ट है वो ये बता रहा है कि कॉर्क ओएक ट्री जो है वो एक थिक बार्क है, लेकिन यहाँ पे उसने कहीं भी नहीं कंपैरिजन किया कि ये थिकेस्ट है या नहीं है। तो मैं पहले ट्रू पे लगाता हूँ। अगर मैं ट्रू को देखूँ स्टेटमेंट के हिसाब से तो वो ऐसा लिखा होना चाहिए कि ये थिकेस्ट है, लेकिन यहाँ पे थिकेस्ट की कोई बात नहीं हो रही। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि मैं इस क्वेश्चन को नेगेटिव करके देखूंगा कि कॉर्क ओएक हैज नॉट द थिकेस्ट। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूं तो इसमें नॉट थिकेस्ट की बात भी नहीं हो रही, क्योंकि उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं किया हुआ। तो मैं इस आंसर को नॉट गिवन में लगाऊंगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव वे से सोचना है, फिर उसे नेगेटिव करके सोचना है। अगर फिर भी आंसर नहीं मिलता तो हम इसे नॉट गिवन में लगाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए सिंथेटिक कॉर्क विद सम सेलुलर स्ट्रक्चर्स एज नेचुरल वर्क। तो ये क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट ने सिंथेटिक कॉर्क जो कि बिल्कुल नेचुरल की तरह उन्हें डेवलप कर लिया है। अब हमारा माइंड जो है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाना चाहिए कि वाकई साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। अगर साइंटिस्ट ने डेवलप किया है तो हम आंसर ट्रू लगाएंगे, अगर साइंटिस्ट ने अभी तक डेवलप नहीं किया तो हम फॉल्स लगाएंगे। नेगेटिव करके देखेंगे, देखो हैव नॉट डेवलप्ड, नेगेटिव करके देखेंगे इन्फॉर्मेशन। अगर नेगेटिव में आंसर हमें मिल रहा है तो हम फॉल्स लगाएंगे, अगर नेगेटिव में भी करके हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा तो हम उसे नॉट गिवन में डालेंगे। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द बार्क ऑफ द कॉर्क ओएक हैज पार्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर with about 40 million cells per cubic meter that technology has never succeeded in replicating। इसका मतलब ये है कि अभी तक टेक्नोलॉजी मतलब साइंटिस्ट अभी सक्सीड नहीं हुए। तो अगर हम क्वेश्चन को नेगेटिव करेंगे हैव नॉट डेवलप, तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट से ये मैच करती है नेवर सक्सीडेड। तो आंसर जहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए हम इस आंसर को फॉल्स करेंगे। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, फॉल्स मैंने क्यों किया, मैंने क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट करके देखा कि साइंटिस्ट हैव नॉट डेवलप्ड। तो ये जो मुझे टेक्स्ट है सिमिलर मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी हैज नेवर सक्सीडेड इन रेप्लिकेटिंग, तो मैं इस आंसर को जो है फॉल्स लगाऊंगा। उसके बाद मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल कॉर्क ओएक ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 ईयर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हार्वेस्ट। तो ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट और सेकंड हार्वेस्ट में कम से कम 25 साल का डिफरेंस होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड में। तो मैंने ये देखना है कि अगर फर्स्ट और सेकंड हार्वेस्ट में 25 इयर्स का डिफरेंस है तो मैं ट्रू करूंगा। अगर नॉट 25 इयर्स है, मतलब 10 है, 12 है, 15 है, 16 है, 25 नहीं है, तो मैं उसे फॉल्स करूंगा। अगर उसकी कोई बात ही नहीं हो रही, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं हो रहा, तो मैं उसे नॉट गिवन में लगाऊंगा। अब पढ़ेंगे लाइंस पैराग्राफ की। फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ कॉर्क सैपलिंग टू द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक 25 ईयर। तो इस लाइन का मतलब ये है कि कॉर्क लगाने से जब उसका बीज डलता है उससे फर्स्ट हार्वेस्ट तक 25 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। अब स्टूडेंट उसने फर्स्ट और सेकंड के बारे में पूछा है, तो ये एक ट्रैप है, इसे हमने नहीं पढ़ना।
ये तो इंफॉर्मेशन उस चीज के लिए दी हुई है कि जब हमने बीज डाला और उसके बाद फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ तो जो फर्स्ट कटाई है वो 25 ईयर्स में होनी चाहिए। अब एंड ए गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली ए डेकेड, डेकेड का मतलब होता है 10 साल, और उसके बाद की जो हार्वेस्ट है उसमें एटलीस्ट डेकेड 10 साल का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि फर्स्ट और सेकंड में 25 ईयर्स का है या नहीं है, लेकिन टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि गैप जो है पहली आगे वाली जो हार्वेस्ट है उसमें 10 ईयर का होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे नॉट 25 ईयर्स अगर लगा के देखेंगे तो फॉल्स करके स्टेटमेंट ठीक आ रही है, इसलिए हम इस आंसर को फॉल्स करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे रीडिंग और अच्छी तरह से समझ लेंगे, और आर्ट्स में जो है जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप जो है क्लियर कर लेंगे। अगर फिर भी स्टूडेंट्स जहाँ जो भी जर्नल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, तो आपको जो है अपना क्वेश्चन, तो आपको जो आंसर है वो प्रॉपर वे से मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट शुरू करता हूँ। कार बार्क शुड बी स्ट्रिप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इसका मतलब है कि कार बार्क को सिर्फ ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही स्ट्रिप किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो इफ मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं, इफ द बार्क इज stripped on the day when there is too cold और when the air is damp, damp का मतलब होता है नमी। अगर मौसम जो है वो ठंड का है या सिलन डैम्प सिलन वाला है तो वो ट्री को डैमेज करेगा। इट मीन्स वो कब तोड़ना चाहिए, कभी कभी हमें अपने माइंड की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ती है, तभी हम आंसर को जो है सही कर पाते हैं। तो जहाँ पे यहाँ ना तो हम कोल्ड में तोड़ सकते हैं उसे, ना हम नमी में, तो हम किस मौसम में तोड़ सकते हैं, ड्राई में। तो क्वेश्चन भी हमें यही कहता है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम द क्वैक ट्री इज बाय हैंड। मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि बार्क को रिमूव करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ बाय हैंड ही है, हम हाथ से ही उसे तोड़ सकते हैं, कोई मैकेनिकल नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि वाकई हम उसे बाय हैंड ही तोड़ सकते हैं, तो हम ट्रू करेंगे। अगर किसी मशीन के द्वारा तोड़ा जा सकता है तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स करेंगे, क्योंकि इज नॉट बाय हैंड, इज नॉट बाय हैंड। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम इसे नॉट गिवन में डालेंगे। अब पैराग्राफ की अगर हम लाइन पढ़ें, नो मैकेनिकल मीन्स ऑफ स्ट्रिपिंग कॉर्क वार हैज बीन इन्वेंटेड, कि अभी तक कोई भी मशीन नहीं बनी, सो जॉब इज डन बाय द टीम ऑफ द हाईली स्किल्ड वर्कर्स। तो इसीलिए जो है हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल मतलब कि अभी तक कोई भी मशीन इन्वेंट नहीं हुई, तो हम इस आंसर को जो है ट्रू करेंगे कि अभी भी जो है वो बाय हैंड ही तोड़ा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर मारिया रिचर बिलीव्स दैट पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, कि जो डॉक्टर मारिया हैं रिचर, वो बिलीव करती हैं कि जो लोग हैं उनकी कलेक्शन की आदत शुरू में ही डल जाती है, यानी मैं शुरू में ही अर्ली चाइल्डहुड में भी वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं कलेक्शन में। तो अगर हम टेक्स्ट को देखें, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रिचर, इन द वेरी फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ वी फॉर्म इमोशनल कनेक्शंस विद लाइफलेस सब्जेक्ट्स, जैसे टॉयज इकट्ठे करने में या उसमें उसके साथ हमारा जो है अटैचमेंट हो जाता है। एंड दीज रिलेशनशिप आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर फैसिनेटिंग विद कलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो है हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है कलेक्शन का। तो बिल्कुल पीपल जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्ली एज में हम जो है कलेक्शन में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो हमारा जो पैराग्राफ लाइंस है वह भी यही कह रही है, तो इसलिए हम इस आंसर को ट्रू करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग मे हैव हेल्प सम एंशिएंट ह्यूमंस टू सर्वाइव, कि शायद कलेक्टिंग की हैबिट के कारण ही हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे हमारे जो दादा परदादा थे पुराने, वो सर्वाइव हुए, उनका जीवन संभव हो पाया। तो हमने ये देखना है कि वाकई कलेक्शन की वजह से ही उनका जीवन संभव हो पाया, या मे नॉट हैव, या नहीं हो पाया, कोई और कारण था, या इसके रिगार्डिंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी नहीं मैच करी, तो हम उसे नॉट गिवन में डालेंगे। तो साइंटिस्ट सजेस्ट दैट सम एंशिएंट ह्यूमन लिविंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स अगो कलेक्टिंग मे हैव हैड ए सीरियस पर्पस। तो इतने साल पहले जो था कि कलेक्टिंग शायद सीरियस पर्पस था, एंड ओनली बाय कलेक्टिंग सफिशिएंट फूड सप्लाई, और फूड सप्लाईज को कलेक्ट करने के कारण ही वो
थ्रू द फ्रीजिंग विंटर्स एंड ड्राई समर, कि बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड में वो जो है जिंदा रहे, वो निकले नहीं बाहर जब तक कि मौसम इम्प्रूव नहीं होता था। तो ये बिल्कुल सही है कि उनके सर्वाइव होने का कारण जो है, जो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि कलेक्शन ही था, तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में बिल्कुल क्लियर है, तो हम इस आंसर को भी ट्रू करेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोग इस ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और आपको बिल्कुल क्लैरिटी जो है आ रही होगी। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। 7 नंबर क्वेश्चन में लियोनार्ड वूले एक्सपेक्टेड टू फाइंड द रिमेन्स ऑफ ए प्राइवेट कलेक्शन एट यूआर। तो ये क्वेश्चन है कि जो लियोनार्ड वूले है वो ये एक्सपेक्ट करता था कि जो उसकी प्राइवेट कलेक्शन है वो यूआर में है। अब हमने ये देखना है कि वो एक्सपेक्ट करता था या नहीं करता था, या उसके बाद वो प्राइवेट कलेक्शन के रिमेन्स पे उसका फोकस था या नहीं था। अगर हम इस चीज़ को सारी को पढ़ें, इन 1925 आर्कियोलॉजी रिनोवोले वाज वर्किंग एट द साइट इन द सिटी ऑफ यूआर एंड वूले हैड ट्रैवल टू द रीजन इंटेंडिंग ओनली टू एक्सकेवेट द साइट। तो उसकी इंटेंशन तो थी, लेकिन उसकी इंटेंशन जो थी वो एक्सकेवेट करना थी उसको, ना कि कोई उसको रिमेन्स ऑफ प्राइवेट कलेक्शन के कारण। तो जो नॉट रिमेन्स ऑफ द प्राइवेट कलेक्शन हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, इसलिए हम इसे फॉल्स करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स, प्रिंसेस एनी गैल्डी एस्टैब्लिशेस हर कलेक्शन टू शो ऑफ हर वेल्थ। तो प्रिंसेस एनी गैल्डी थी, उन्होंने अपनी कलेक्शन जो थी वो सिर्फ अपनी वेल्थ को शो करने के लिए की। तो अगर हम इस टेक्स्ट को पढ़ें, प्रिंस एनी गैल्डी द डॉटर ऑफ किंग नेबरिडस, however very little else is known about the princess Annie Galdi or what her motivations were for setting up her collection। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि उसका मोटिव क्या था, मोटिव लिखा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसे हम नॉट गिवन में डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेइंग आर्ट वर्क वर द मेन पर्पज ऑफ कैबिनेट्स ऑफ क्यूरोसिटीज। मतलब आर्ट वर्क को डिस्प्ले करना कैबिनेट्स ऑफ क्यूरोसिटी का मेन पर्पज था। तो अगर हम लाइंस को पढ़ें, कैबिनेट ऑफ क्यूरोसिटीज टिपिकली इंक्लूडिंग फाइन पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स, but equal importance was given to the exhibits from the natural world such as animal specimens, shells and plants। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ठीक है, कैबिनेट्स ऑफ क्यूरोसिटी का जो था एक फाइन पेंटिंग और ड्राइंग करना एक काम था, टिपिकली इंक्लूडेड था, पर उसके साथ साथ जो है अदर एनिमल स्पेसिमेंस को भी, शेल्स को और प्लांट्स को भी जो है इंपॉर्टेंस दी गई थी। इट मीन्स उसका मेन पर्पस आर्ट वर्क ही नहीं था बल्कि कुछ और भी था। तो मेन पर्पस ये नहीं था, मेन पर्पस दो थे। तो हम इसे अगर नॉट लगा के देखें, डिस्प्लेइंग आर्ट वर्क्स वर नॉट द मेन पर्पस ऑफ कैबिनेट ऑफ क्यूरोसिटी, तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट से मैच करती है, तो हम इस स्टेटमेंट को भी फॉल्स करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैव ग्रोन ओवर द सेंचुरीज। कि जो नंबर ऑफ पीपल थे वो जो डॉल्स को परचेज करते थे वो ग्रोन हुए सेंचुरीज के साथ। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि नंबर ऑफ पीपल ग्रो हुए हैं या नहीं हुए। अगर नंबर ऑफ पीपल ग्रो हुए हैं बाइंग डॉल्स वाले, तो हम उसे ट्रू करेंगे। अगर वो कम हुए हैं तो हम उसे फॉल्स करेंगे। और अगर उसके बारे में नेगेटिव करके भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो हम जो है उसे नॉट गिवन में डालेंगे। अब मैं यहाँ पे जो है पैराग्राफ पढ़ता हूँ। पीपल हु कलेक्ट डॉल्स मे गो बियॉन्ड सिंपली enlarging their collection and develop an interest in the way that dolls are made or materials are used। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो लोग डॉल्स को कलेक्ट करते थे उन्होंने अपनी कलेक्शन बढ़ा दी और उन्होंने डॉल्स में और अदर मटेरियल्स में डॉल्स लेनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कहीं भी नहीं लिखा कि नंबर ऑफ पीपल ग्रो हुए हैं, तो हम ट्रू करते। नंबर ऑफ पीपल जो है वो लेस हुए हैं, तो हम फॉल्स करते। अब नंबर ऑफ पीपल के बढ़ने या घटने का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो अगर वो बढ़ने या कम होने की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे नॉट गिवन में डालेंगे। नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैज ग्रोन ओवर द सेंचुरी। तो जहाँ पे हमने ये देखना था, अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ते तो हम ट्रू करते, अगर नंबर ऑफ पीपल कम होते तो हम फॉल्स करते। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ना बढ़ने की ना घटने की,
तो हम इसको जो है नॉट गिवन में डालेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16th सेंचुरी यूरोपियन डॉल वर नॉर्मली मेड ऑफ वैक्स एंड porcelain। तो जो है मेनली जो 16th सेंचुरी की डॉल थी वो वैक्स से बनी हुई थी। तो हमने ये देखना है कि वो वैक्स से बनी हुई थी या नहीं थी। तो हम जो है टेक्स्ट पढ़ेंगे। सिमिलरली पीपल हु कलेक्ट डॉल्स may go beyond simply enlarging their collection and develop an interest in the way dolls are made or materials that are used. These have changed over the centuries from wood and was standard of 16th century through the wax and porcelain of later centuries। तो जहाँ पे देखो अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ें तो इस लाइन से हमें क्लियर होता है कि जो 16th सेंचुरी की डॉल्स हैं वो वुड से बनी होती थी और लेटर सेंचुरी में जो है वो प्लास्टिक से बनी हुई यानी वैक्स और पोर्सिलेन से बनी हुई जो डॉल्स हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है जो 16th सेंचुरी की डॉल थी तो वैक्स से नहीं बनती थी, वो प्लास्टिक की नहीं थी। तो अगर हम इसे नेगेटिव करें वर नॉट मेड ऑफ वैक्स, तो यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव करके हमारी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फॉल्स लगाएंगे। उसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अरेंजिंग ए स्टैम्प कलेक्शन बाय साइज ऑफ द स्टैम्प इज लेस कॉमन देन अदर मेथड्स। तो ये कह रहा है कि स्टैम्प्स की कलेक्शन बाय साइज ऑफ स्टैम्प, साइज ऑफ स्टैम्प्स के हिसाब से लेस कॉमन था अदर मेथड, मतलब साइज के हिसाब से जो कलेक्शन थी वो कम थी दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग। तो हम इसे पढ़ेंगे। स्टैम्प कलेक्टर्स फॉर इंस्टेंस अरेंज देयर स्टैम्प्स इन एल्बम्स यूजुअली वेरी नीटली ऑर्गेनाइजिंग देयर कलेक्शंस अकॉर्डिंग टू सर्टेन कॉमन प्लेस प्रिंसिपल्स परहैप्स बाय कंट्री इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ग्रुपिंग स्टैम्प्स बाय वर्ड दे डिपिक्ट पीपल बर्ड्स मैप्स और सो ऑन। तो जहां पे कहीं भी कंपैरिजन नहीं हुआ साइज का अदर मेथड से, साइज मेथड का अदर मेथड से, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हुआ तो हम इस इंफॉर्मेशन को नॉट गिवन में डालेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन हु कलेक्ट्स अनयूजुअल ऑब्जेक्ट मे वांट अदर्स टू थिंक ही और शी इज आल्सो अनयूजुअल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो भी अनयूजुअल ऑब्जेक्ट कलेक्ट करता है वो यही चाहता है कि अदर्स भी जो है उसे एक अनयूजुअल माने। तो अगर अदर अनयूजुअल मानते हैं तो हम उसे ट्रू करेंगे, अगर नहीं मानते तो फॉल्स करेंगे, नहीं तो नॉट गिवन करेंगे। तो हम इसे क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। वन रीजन कॉन्शियस और नॉट फॉर व्हाट समवन चूज टू कलेक्ट इज टू शो द कलेक्टर्स इंडिविजुअलिज्म। Someone who decide to collect something and unexpected as dog collar, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जो अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं अदर्स उनको जो है एक अनयूजुअल माने, एक यूनिक माने। तो यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग देमसेल्व्स ये बात क्लियर कर रहा है, तो इस आंसर को हम भी ट्रू लेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन जो है, कलेक्टिंग गिव्स ए फीलिंग दैट अदर हॉबीज आर अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब होता है नॉट लाइकली। जो कलेक्टिंग है वो ये फीलिंग देती है कि जो अदर हॉबीज है वो हमें इंस्पायर आर नॉट लाइकली टू इंस्पायर, कि हमें इंस्पायर नहीं करती। कलेक्टिंग ये फीलिंग्स देती है कि हमें अदर जो हॉबीज हैं वो हमें इंस्पायर नहीं करती। तो इस क्वेश्चन में हम जो देखेंगे कि अदर हॉबीज जो है इंस्पायर करती हैं या नहीं करती। मोर देन मोस्ट अदर हॉबीज कलेक्टिंग कैन बी टोटली इंग्रॉसिंग। इंग्रॉसिंग होता है फैसिनेटिंग एंड कैन गिव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट। तो बिल्कुल ये क्लियर है कि मोर देन मोस्ट अदर हॉबीज जो कलेक्शन है वो अदर हॉबीज से जो है टोटली इंग्रॉसिंग है, मतलब हमें इंस्पायर करती है और कैन गिव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट, तो हमें जो है फुलफिलमेंट देती हैं। तो यहाँ पे जो है हम जो है इसे ट्रू करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट जो है इससे मैच करती है कि हमें हॉबीज आर नॉट लाइकली टू इंस्पायर, कि अदर हॉबीज हमें इंस्पायर नहीं करती। मींस हमें जो है
कलेक्टिंग ज्यादा इंस्पायर करती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल उससे मैच कर रही है कि कलेक्टिंग जो है, कलेक्टिंग मोर देन मोस्ट ऑफ अदर हॉबीज। तो ये भी यही लिख रहा है कि अदर हॉबीज जो है वो कम इंस्पायर करती हैं। ये इंफॉर्मेशन भी यही बता रही है कि अदर हॉबीज से जो है कलेक्टिंग ज्यादा इंस्पायर करती है, तो हम इसे जो है ट्रू में डालेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक स्टूडेंट्स ऑन टू द कोर्स दैट डू नॉट फोकस ऑन ए करियर। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स को ट्रैक करना जो फोकस नहीं करते अपने करियर पे। तो अभी हमने देखना है कि ये डिफिकल्ट है या नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फोकस नहीं करते। व्हेन आई आस्क फॉर स्टूडेंट्स टू articulate the end or purpose of their field, they eventually generalize to something। तो उन्होंने जो है इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई कि वो ट्रैक करती है या नहीं करती, या जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं, फोकस करते हैं तो नहीं करते, तो इसे हम स्टूडेंट्स जो है नॉट गिवन में लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है, आर्सन फॉर प्रॉफिट कोर्स वुड बी यूजफुल फॉर पीपल इंटेंडिंग टू सेट फायर टू द बिल्डिंग। जो आर्सन फॉर प्रॉफिट कोर्स है वो यूजफुल है उन पीपल के लिए जो इंटेंडिंग टू सेट फायर टू द बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स में जो है आग बुझाने का काम करते हैं। तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एज वी सीन समवन कुड यूज द वेरी सेम नॉलेज ऑफ मींस टू अचीव ए मच लेस नोबल एंड such as personal profit by a destructive, dangerous and reckless activity। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट इस चीज से मैच करती है, तो हम इसे अगर यस नो में है तो यस डालेंगे, अगर ट्रू फॉल्स में है तो हम इसका आंसर जो है वो ट्रू में डालेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि फायर साइंस कोर्सेज आर टू एकेडमिक टू हेल्प पीपल टू बी गुड एट द जॉब ऑफ फायर फाइटिंग। कि जो फायर साइंसेज के कोर्स हैं इतने एकेडमिक है कि पीपल को जो है जॉब फायर फाइटिंग की जॉब में हेल्प करते हैं। तो प्रोग्राम्स इन फायर साइंस दे आर हाईली वेलकम एज ए पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोफेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो फायर साइंस के प्रोग्राम्स हैं वो प्रोफेशनल बनाते हैं एंड मैनी अदर ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन के लिए। हाउ इट इज नॉट अननोन फॉर द फायर फाइटर टू टॉर्च ए बिल्डिंग। लेकिन नॉट अननोन का मतलब है नोन, ये देखो ट्रैप डाला हुआ है, नॉट अननोन मतलब इट्स नोन फॉर ए फायर फाइटर टू टॉर्च ए बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो है फायर फाइटर के लिए टॉर्च करना, बिल्डिंग में आग को खत्म करना जो है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट करके इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी हम फॉल्स, या अगर यस नो में है क्वेश्चन तो हम नो आंसर करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास 18th क्वेश्चन, द राइटर्स फायर साइंस स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड ए डिटेल डेफिनेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द स्टडी। कि जो राइटर के फायर साइंस स्टूडेंट है उन्होंने हमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी। तो हमने ये देखना है कि डिटेल इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी। व्हेन आई आस्क फायर साइंस स्टूडेंट्स टू articulate the end or purpose of their field, they eventually generalize to something like। तो इसका मतलब ये होता है eventually generalize to something का कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर राय नहीं दी, किसी ने कुछ बोला तो किसी ने कुछ बोला। तो यहाँ पे इन्होंने लिख किया है कि डेफिनेट डिटेल डेफिनेशन दी है। डिटेल डेफिनेशन का मतलब ये है कि सभी की राय कॉमन हो, लेकिन इसमें जो है राय कॉमन नहीं है, जनरलाइज है, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव होगी। तो इस क्वेश्चन को हम जो है फॉल्स में डालेंगे, इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट होगी। उसके बाद है 19th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भिंगम वेंट टू द साउथ अमेरिका इन द सर्च ऑफ इंका सिटी। कि जो भिंगम है वो आए थे साउथ अमेरिका में इंका सिटी की खोज में। तो जी अगर हम टेक्स्ट को देखें, हिरम भिंगम अराइव्ड इन साउथ अमेरिका इन 1911 and his goal was to locate the remains of this city called Vitcos, the last capital of Inca civilization। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि जो विंगम है वो साउथ अमेरिका गए थे, वेंट गए थे इन द सर्च ऑफ इंका सिटी,
इंका सिटी को सर्च करने के लिए, और यहाँ पे भी जो है हिज गोल वाज टू रिमेन द सिटी कॉल्ड विटकोस। विटकोस जो है उसको जो है लोकेट करने गए थे, द लास्ट कैपिटल ऑफ इंका सिविलाइजेशन। तो इंका सिविलाइजेशन का ये एक सिटी ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे विटकोस लिखा हुआ है, यहाँ पे इंका सिटी लिखा हुआ है, ये इंका सिविलाइजेशन लिखा हुआ है, यानी इंका सिटी, इंका सिविलाइजेशन का कोई भी सिटी। तो यहाँ पे सिटी का नाम कोई भी हो सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ट्रैप है। तो आप ध्यान दें कि इंका एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है, एक सभ्यता है। तो इंका सिटी, इंका जो पीपल रहते हैं, कोई भी सिटी हो सकता है वो। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर हम ट्रू डालेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बिंघम चूज ए पर्टिकुलर रूट डाउन द युरबम्बा वैली बिकॉज इट वाज द मोस्ट कॉमन रूट यूज्ड बाय द ट्रैवलर्स। ये जो बिंघम है उन्होंने जो रूट चूज किया था यहाँ इस वैली पे पहुंचने के लिए, वो कॉमन रूट था। अब हमने ये देखना है क्वेश्चन में जो है टेक्स्ट में कि वो कॉमन रूट था या नहीं रूट था। When Bingham as his team set off down to the Urubamba in late July, they had an advantage over the travelers who had preceded them. तो उनके पीछे चले। A track had recently blasted down, तो वो ट्रैक जो है वो अचानक ब्लास्ट हुआ वहां पे। The valley canyon to enable rubber to brought up by the mules from the jungle and almost all previous travelers had left the river। तो उन्होंने रास्ता छोड़ दिया, मतलब कि ये जो रास्ता था ये कॉमन नहीं था, उनको दूसरा रास्ता चूज करना पड़ा जो कि कॉमन नहीं था। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है वो कॉमन रास्ते के बारे में बता रहा है, इसलिए हम इस आंसर को जो है वो फॉल्स करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे 1 से 20। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 21 से 40 तक जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालें और आपका जो आंसर है आपको मिलेगा। और अगर आपने बेस्ट आर्ट्स कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है तो जीडी आर्ट्स नाम मत भूलिए। जीडी आर्ट्स जो हमारी ब्रांचेस हैं 3 जगह पे काम कर रही हैं। सबसे पहले अमलो जो कि हेड ऑफिस है, अमलो जो है खन्ना रोड पे कैल्सी कंप्यूटर के नाम से भी हम जाने जाते हैं, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सरहंद में डिफेंस बंद रोड है, डिफेंस बंद रोड चीमा कम्प्लेक्स सरहंद, वहां पे भी आप ये है क्लासेस ले सकते हो। और खन्ना में समाधि रोड पे चिरागदीप अकेडमी है, वहां पे भी आप जो है ये हमारी क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स।